किसी ने पूछा था कि सर जो आई है वो समझ में नहीं आ रहा ब्रैकेट के अंदर ये क्या। तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा किसी कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए आप लोग। ऑनलाइन क्लास मैं कोशिश करूंगा सिर्फ फेब तक हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कोर्स कंटिन्यू है सलानी के नॉर्थ कैंपस में, तो उसमें हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि हम फेब तक रखें इसको ऑनलाइन क्लास, और फिर मार्च से हमारी जो दोनों क्लासेस हो वो हमारी ऑन साइट होगी। और जैसे मैं 1-2 महीने में फ्री हो जाऊंगा, तो जो हमारे टोटल क्लासेस होंगी वो सारी की सारी ऑन साइट हो रही होगी। तो कोशिश ये होगी कि जो ऑनलाइन क्लास है वो सिर्फ फरवरी तक ही रहे। ये मेरी कोशिश होगी, बाकी एडमिन के ऊपर ये डिपेंड करता है। आ, मेरा ये प्लान है कि तकरीबन फरवरी से लेकर 4 महीना और, ठीक है। इस 4 महीने के अंदर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? कोर्स की ड्यूरेशन मैंने 20 से ज्वाइन किया है। तो अमूमन जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है, जो मर्न स्टैक सही तरीके से आप पढ़ते हैं, वो पढ़ता है 8 महीनों के अंदर, ठीक है। और ये आपका मेरे ख्याल से एडवांस कोर्स है, जिसके अंदर डॉकर, गिट, गिटहब, बैकएंड, रिएक्ट, नेक्स्ट सब इंक्लूड है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जल्द अज जल्द जावास्क्रिप्ट एंड करवाऊं। जावास्क्रिप्ट एंड करवाने के बाद प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट करूं। फिर हम फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क को पढ़े होंगे वहां पर, और फिर हम बैकएंड की तरफ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ अभी हमें और लगेगा कि फ्रंट एंड और बैकएंड को पढ़ने में, जिसमें डेटाबेस भी शामिल हो सकता है। तकरीबन 4 से 5 महीने में और लगेंगे, जिसमें हम एक फुल स्टैक डेवलपर्स बन के निकलेंगे। और इंशाल्लाह जब हम डेवलपर्स बन के निकलेंगे, तो हम इतने प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होंगे एज अ पोर्टफोलियो, कि हम उसको किसी भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हम उसे शो कर सकते हैं कि हमने अपने लर्निंग जर्नी में या हमने अपने लर्निंग टेक की जर्नी में हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जिससे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। मेरी कोशिश तो ये होगी, क्योंकि मैं ज्यादातर जो भी असाइनमेंट देता हूँ वो प्रोजेक्ट बेस पर देता हूँ। कि मतलब मैं आपको छोटा सा कार्ड बनाने के लिए दूंगा कि आप ऐड टू कार्ड करोगे बटन दबाकर, आप एक काउंटर बना रहे होंगे, आ, आप कार्ड्स बना रहे होंगे, आप प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे होंगे, आप फीचर्स के पूरा एक कंटेनर बना रहे होंगे। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे, वो सारे के सारे आप डिस्प्ले कर रहे होंगे। और जो पोर्टफोलियो होगा हमारा, वो पोर्टफोलियो हम गिटहब पर मेंटेन करेंगे। तो गिट और गिटहब भी मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर, कि हम गिट और गिटहब को किस तरीके से यूज करते हैं, और उसको उसके ऊपर यूज करते हुए आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा ये एडवांस कोर्स है, तो इस एडवांस कोर्स के अंदर मेरी कोशिश ये होगी, और मैं सलानी से पूछ भी लूंगा कि कंटेनराइजेशन मतलब डॉकर वगैरह इसमें शामिल है या नहीं। अगर डॉकर इसमें शामिल होगी तो इंशाल्लाह हम डॉकर भी कर रहे होंगे। बस आप लोग परेशान मत हो। आप लोग जो भी आपको कोई मसले आते हैं, आप सिर्फ मुझसे डिस्कस करें। जो भी मसले आएंगे मैं इंशाल्लाह, अगर हो सकता है तो मैं ऑन साइड में उसको सॉल्व करवाऊंगा। अगर ऑनलाइन में मसले आ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फरवरी तक। फिर फरवरी के बाद हम इसको शिफ्ट कर लेंगे ऑन साइड पर, ताकि हमारी एक क्लास फ्री हो जाएगी नॉर्थ कैंपस से, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में एक ही क्लास बनी हुई है हमारी। लॉजिक बिल्ड आसानी से नहीं होगी। मुझे तकरीबन लॉजिक बिल्ड करने में तकरीबन 4 से 5 महीने लग गए थे, लॉजिक बिल्ड करते करते। तो लॉजिक बिल्ड अचानक से नहीं होती है, आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं लॉजिक्स के ऊपर ज्यादा काम करवाऊंगा, और प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगा। क्लासेस में आपको सोचने का तरीका भी बताऊंगा कि आप लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हो। और लॉजिक बिल्ड ऐसे अचानक नहीं होता है, लॉजिक बिल्ड में टाइम लगता है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लॉजिक बिल्ड होती रहेगी। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले मेरा पेन, ये रहा पेन, मेरा ओपन है। छूट जाते हैं बेचारा पेन, तो इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। अ, उम्मीद है कि शायद आप लोगों की अगर ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास हो रही हो सलाने की, या आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मैं यहाँ पर पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, और मल्टीपल स्क्रीन भी होती है मेरे पास। लेकिन अभी मैं मल्टीपल स्क्रीन के साथ नहीं हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है मेरी तरफ। तो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से। अगर जब मेरे पास लाइट होती तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कैमरा है वो भी ऑन रहे, ताकि आप मुझे देख रहे हो, समझ पा रहे हो, और मेरी आवाज़ को सही तरीके से आप तक पहुंच सके। तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन के अंदर आपके
जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाता जाऊं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो आप पूछ रहे थे कि सिटीज के अंदर आपने ब्रैकेट में आई लिखा है, तो सर ये बात समझ में नहीं आ रही, आई का मतलब क्या है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं सिटीज, यानी कि एरे लिखते हैं, और एरे के आगे यानी एरे के वेरिएबल के आगे आप बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और वहां पर आप इंडेक्स लिखते हैं। अगर यहाँ पर आप लिखते हैं सिटीज 0, तो यहाँ पर सिटीज 0 लिखने का मतलब क्या है कि आप एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्ट कराची को। मैं कहता हूं कि मुझे इस एरे में से वैल्यू चाहिए, तो आप कहेंगे सर एरे में से वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, एक काम करते हैं कि आपको एरे में से वैल्यू चाहिए, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। मैं कहूँगा मुझे चाहिए लाहौर। तो आप कहेंगे सर एरे में से अगर कभी भी कोई भी वैल्यू निकालनी होती है, तो उस वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं सिटीज, फिर लिखते हैं आप यहाँ पर डॉट, और फिर यहाँ सॉरी डॉट नहीं लिखते, आप लिखते हैं सिटीज, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए लाहौर, तो लाहौर का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। तो आप यहाँ पर आइए, सिटीज की लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर लाहौर को प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर मुझे इस्लामाबाद चाहिए, तो आप कहेंगे सर कोई मसला वाली बात नहीं है, अगर आपको वेरिएबल एक्सेस करना है एरे के अंदर से, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सिटीज, और सिटीज के आगे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख देंगे पोजीशन। पोजीशन क्या है उसकी, इंडेक्स क्या है उसकी, ये है 0, कराची क्या है 0, लाहौर क्या है 1, इस्लामाबाद क्या है 2। तो आप यहाँ पर आएंगे और सिटीज में आप लिखेंगे 2। तो सिटीज 2 क्या होगा, पूरा आपका यहाँ पर सिटीज 2 हटकर इस्लामाबाद प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद देखते हैं हम कि यहाँ पर सिटीज और लिखा हुआ है आई, कि जब भी मुझे एरे को एक्सेस करना है, तो एरे को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना होगा सिटीज और आई। अब यहाँ पर आई जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट है, पहले होगा 0, तो 0 पे कौन प्रिंट होगा, कराची, तो इस तरीके देखिए कराची प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, लाहौर, तो यहाँ पर लाहौर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 2, तो 2 में क्या आएगा मेरे पास, इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कोयटा की इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 3, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, कोयटा प्रिंट हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या है यहाँ पर, फैसलाबाद है, तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर अगर 4 आएगा तो 4 क्या प्रिंट करेगा, फैसलाबाद प्रिंट कर देगा। और हमने यहाँ पे यही कंडीशन रखी है कि जब तक लेंथ से छोटा होगा तब तक वो चलेगा। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो चुकी है 5, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कहीं पे भी 5 वैल्यू नजर नहीं आएगी, यानी 5 इंडेक्स नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो क्या जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पर मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा। ये क्लियर है। स्क्रीन जूम करते हैं जी, मुझसे देख कर देता हूँ मैं स्क्रीन जूम, मेरा ख्याल है काफी हो गया स्क्रीन जूम। अच्छा, आप लोग भी स्क्रीन जूम कर सकते हैं। आप लोग ने जो वीडियो खोली हुई है, उस वीडियो पे आप जिस तरीके से आप पिक्चर को जूम करते हैं, उसी तरीके से आप अपने हाथ उंगली को रखें वीडियो के ऊपर, और उसको जरा पिंच आउट करें, तो आपके पास जो ज्यादा जूम करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, तो मुझे भी स्क्रीन प्रॉपर चाहिए होगी कोड लिखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, पूरे एलिमेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ इस तरीके से लूप के जरिए। अब मैं यहाँ पर एक और तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ एरे को प्रिंट करवाने के लिए। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर आऊँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ सिटीज डॉट, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर ईच का लूप ये करता है कि आपके पूरे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर देता है। कैसे करता है, अच्छा एक एक एरे को वो यहाँ पर रिसीव करेगा। मैं भी लिखता हूँ फॉर ईच, फॉर ईच लिखने के बाद यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ फॉर ईच के लूप को कि वो काम कैसे करता है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट। ये देखिएगा फॉर ईच काम कैसे करता है। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले CLS, ताकि क्लियर हो जाए स्क्रीन। उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं नोट क्लास 3.js, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए जो काम मैं लूप से कर रहा था फॉर के, वो काम मैं कर सकता हूँ फॉर ईच से, और फॉर ईच से बड़े आसानी के साथ हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद। क्या कर रहा है ये बेसिकली ये रहा है कि फॉर ईच करता ये है कि पूरे एलिमेंट को एरे के पूरे एलिमेंट को आइट्रेट करता है। आइट्रेट का मतलब क्या होता है कि आइट्रेट आइट्रेट का मतलब क्या होता है कि फॉर ईच आता है, पहले कराची पर जाएगा, उसके बाद फिर लाहौर पर जाएगा, फिर इस्लामाबाद पर जाएगा, फिर कोयटा पर जाएगा, फिर फैसलाबाद पर जाएगा। अब मुझे यहाँ पर कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर
कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ पूरे एलिमेंट को प्रिंट करवाना एरे के, तो मैं यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ फॉर ईच से। तो फॉर ईच क्या करेगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ cities डॉट फॉर ईच, तो फॉर ईच पे यहाँ पे दूंगा मैं एलिमेंट, और जो भी एलिमेंट होगा मतलब एक एक करके ये क्या करेगा, प्रिंट करता जाएगा। पहले वो कराची को प्रिंट करेगा, फिर लाहौर को प्रिंट करेगा, फिर इस्लामाबाद को, फिर कोयटा को, फिर फैसलाबाद को। लेकिन प्रिंट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे दूंगा कंसोल डॉट लॉग। तो पहले ये कराची को यहाँ पर एक्सेस करेगा, फिर एक्सेस करेगा लाहौर को, फिर एक्सेस करेगा इस्लामाबाद को। पहले यहाँ पे आया कराची, तो देखो यहाँ पर कराची प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे लाहौर आएगा तो यहाँ पे लाहौर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे इस्लामाबाद आएगा तो यहाँ पे इस्लामाबाद प्रिंट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये काम कैसे कर रहा है, तो मैं आपको दोबारा बता दूं ये काम कैसे कर रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिटीज, सिटीज लिखने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच, और फॉर ईच लिखने के बाद मैं इसको करता हूँ इस तरीके से राउंड ब्रैकेट बनाता हूँ। अब राउंड ब्रैकेट बनाने के बाद ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आपने एक कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो कहेंगे कि हमने जो अब तक फंक्शन बनाना सीखा है वो ऐसे सीखा है कि मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम होता है, और उसके बाद हम आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद हम फंक्शन पूरा बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फंक्शन कैसे लिखूं, तो मैं कहता हूँ कि आइए मैं आपको यहाँ पर एक एडवांस तरीका सिखाता हूँ फंक्शन बनाने का। वो कैसे होगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं जो फंक्शन बनाता हूँ कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन के आगे फंक्शन का वेरिएबल जैसे ग्रीट है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, नीचे आऊंगा लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और लिख दूंगा हेलो लर्नर्स। ठीक है, अब इसी सेम चीज को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। मैं नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक राउंड ब्रैकेट, एक एरो, और एक कर्ली ब्रैकेट। फंक्शन को पहला फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है जो मैंने आपको क्लास में सिखाया। आज मैं ऑनलाइन क्लास में आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको फंक्शन लिखना है थोड़े एडवांस तरीके से, तो आप यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं। क्या आप लिखेंगे राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आप एक एरो बनाएंगे, और आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपका रेडी है एरो, नाम नहीं होता, एरो फंक्शन का नाम नहीं होता। एरो फंक्शन को हम कहते हैं शॉर्ट हैंड फंक्शन, यानी कि फंक्शन बनाने का छोटा तरीका। कि आप शॉर्ट हैंड तरीके से फंक्शन कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करें, तो फंक्शन आप कॉल कैसे करेंगे, आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रीट, इस वेरिएबल का नाम होगा, और यहाँ पर ये पूरा फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। फंक्शन को जब मैं वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो मुझे उसको कॉल करने के लिए पहले वेरिएबल का नाम लिखना होगा ग्रीट, उसके आगे मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट। तो इस तरीके से मैं एरो फंक्शन को कॉल करता हूं। तो ऊपर वाला फंक्शन भी क्या है, बिल्कुल सेम है, और नीचे वाला फंक्शन भी क्या है, सेम है। लेकिन नीचे वाला जो फंक्शन है उसे कहते हैं एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन ज्यादातर एनोनिमस होता है जब तक आप उसको वेरिएबल असाइन ना कर दे। जैसे आपने ग्रीड के अंदर, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर आपने फंक्शन को असाइन कर दिया है, तो अब इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं ग्रीड और आगे राउंड ब्रैकेट लगाकर। इस चीज को हम कहते हैं एरो फंक्शन। ये क्लियर है। क्लास ये क्लियर है। तो नहीं गए, वैसे अभी सोने का टाइम भी नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर है, जबरदस्त हो गया। ठीक है अब्दुल कादिर, एक बार और उजैर, चलें ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप मेरी बात समझ लें। अगेन एक्सप्लेन, ठीक है मुसद्दिक, अगेन अगेन अगेन, ठीक है कोई इशू नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ। जिसे समझ में आ गया है उनके लिए बहुत जबरदस्त है, जिन्हें समझ में नहीं आया एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ पीछे वाली चीजों को लिंक करके। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं फंक्शन बनाना, तो फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड, और ये आप लिखते हैं एक वेरिएबल यानी फंक्शन का नाम, और फंक्शन बनाने के एक राउंड ब्रैकेट होता है और एक कर्ली ब्रैकेट होता है। ये फंक्शन आप बनाते हैं ट्रेडिशन तरीके से, ट्रेडिशन मतलब पुराने तरीके से।
अब अगर आपको शॉर्ट हैंड फंक्शन बनाना है, क्योंकि डेवलपर्स का टाइम बहुत कीमती होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना होता है कम से कम टाइम में, तो वो इतने बड़े बड़े सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो शॉर्ट हैंड सिंटैक्स को, शॉर्ट हैंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन को शॉर्ट हैंड बनाना है, तो शॉर्ट हैंड फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक राउंड ब्रैकेट, उसके आगे बनाऊंगा एक एरो का साइन, और एक लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना रहा हूं, तो एरो फंक्शन क्या होता है, हमेशा एनोनिमस होता है। एनोनिमस का मतलब होता है इसका कोई नाम नहीं है, और इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड फंक्शन। अच्छा, अगर सर इसको कोई नाम नहीं तो कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए आपने इस एरो फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। जैसे यहाँ पर ग्रीट करके मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं, तो अब ये पूरा का पूरा फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ग्रिड यानी वेरिएबल को लिखूंगा और ये राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड फंक्शन। क्लियर है जैन? मुसद्दिक क्लियर है, और हमारे अंग्रेज भाई विलियम वर्थ, उन्हें भी क्लियर है। अच्छा, ये यूज बहुत जगह होता है, और ज्यादातर शॉर्ट हैंड फंक्शन ही यूज किया जाता है। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आप यूज कैसे करेंगे जरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद इस वाली लाइन को मैं नीचे ले आता हूँ। ये लाइन मेरे पास नीचे आ चुकी है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट आउट, ताकि इसको यूज कर सकूँ मैं। और यहाँ से इस लाइन को मिटा देता हूँ, तो ये लाइन हो चुकी कमेंट आउट। एंटर प्रेस करता हूँ, कमेंट आउट लाइन। चलें जी, नीचे आते हैं हम। नीचे आने के बाद थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। नीचे आता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट को एक्सेस करूँ। नहीं, कॉल बैक ये नहीं होता, कॉल बैक एक अलग रहे। कॉल बैक ये नहीं होता, मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ एरो फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसको समझाने के लिए मुझे पूरी क्लास चाहिए, जहां पर हम पायरामिड ऑफ हेल को समझेंगे, फिर वहां पर हम एसिंक्रोनस सिंक्रोनस नेचर को समझेंगे, और फिर कॉल बैक फंक्शन को समझ सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन समझाऊंगा, या कोई टीचर अगर कोई डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन समझाता है, तो वो तो समझा के निकल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम पहले उसको यूज केस बनाते हैं, और यूज केस बनाने के बाद समझाते हैं कॉल बैक फंक्शन क्या है। तो अभी ये मैं समझे कि मैं आपको कॉल बैक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां पर आप चाहते हैं कि आपका सिंटैक्स कम से कम हो, और वहां पर आप कम से कम कोड के अंदर अपने उसके अंदर एरो फंक्शन ही यूज किया जाता है। जो फंक्शन का कीवर्ड है, उस फंक्शन कीवर्ड को बहुत कम लोग यूज करते हैं। अभी जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन बनाया जाता है, वो बनाया जाता है एरो फंक्शन से। और मेरी प्रैक्टिस खुद की भी, तकरीबन अगर मैं दिन के 100 फंक्शन बनाता हूँ, तो 100 में से 99 फंक्शन मेरे एरो फंक्शन होते हैं। वो कैसे बनते हैं जरा देखिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ सिटीज, सिटीज डॉट फॉर ईच, यहाँ पर एक लूप है। फॉर ईच यहाँ पर एक लूप है, वो क्या करता है, वो एलिमेंट के, यहाँ पर एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करता है। कैसे के, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सिटीज डॉट फॉर ईच, सिटीज डॉट फॉर ईच का मतलब क्या है, कि वो एक बार कराची पर आएगा, कराची के बाद वो जाएगा लाहौर पर, लाहौर के बाद वो आएगा इस्लामाबाद पर, इस्लामाबाद क्या आएगा इस कोटा पर, और कोटा बाद आएगा फैसलाबाद पर। फॉर ईच को बताने की जरूरत नहीं है कि एरे की लेंथ क्या है, फॉर ईच को बताने की जरूरत नहीं है इसकी इंक्रीमेंट कितनी होगी, डिक्रीमेंट कितनी होगी। फॉर ईच ये सारे काम खुद करता है। फॉर ईच कहता है मैं इंक्रीमेंट भी करूंगा, मैं इसके ऊपर आइट्रेट भी करूंगा, और इसके पूरे एलिमेंट को लाकर भी दूंगा। आप सिर्फ क्या करो, उसको यूज करो। मैं कहता हूँ ठीक है, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, और एक फॉर ईच को यहाँ पर इस तरीके से राउंड ब्रैकेट बना दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सर फॉर ईच क्या है, सर फॉर ईच कोई लूप नहीं है, फॉर ईच भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि सर देखिए, यहाँ पर एक नाम है, और नाम का क्या लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ईच भी एक फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई, उसने खुद से
बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है। आप ये फंक्शन खुद नहीं बनाते, ये फंक्शन कैसे है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, आप सिर्फ इनको यूज करते हैं। अब इसके अंदर कोड क्या है आपको नहीं पता, तभी मैं कहता हूं कि जब भी आप फंक्शन बनाए तो फंक्शन का नाम आप फ्रूटफुल रखें, जिससे आपको फंक्शन का नाम पढ़ते साथ आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन क्या करता है, इसकी वर्किंग क्या है। क्योंकि ज्यादातर आप फंक्शन के कोड को नहीं देखते, आप नाम से ही समझते हो कि फंक्शन क्या काम करने वाला है। अब जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच, तो फॉर ईच मुझे पता है कि एरे के पूरे एलिमेंट को एक्सेस करता है। एक्सेस करता है, अच्छा ठीक है, कैसे करता है, मैं आऊंगा, मैं कहूंगा कि एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इसे लाजमी है कि एक पैरामीटर लेगा और वहां पर आप इसको फंक्शन कॉल करवाओगे। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर फॉर ईच क्या लेगा, खुद एक फंक्शन लेगा, तो खुद एक फंक्शन लेगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर आऊं और इस तरीके से फंक्शन लिखूं, और फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर मैं एलिमेंट लिखूं। आप कहेंगे हाँ सर ऐसे लिखे क्योंकि फंक्शन ऐसे बनता है। मैं कह रहा हूँ हाँ ऐसे मैं बना सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे बना भी रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ पर एरर भी नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास एरर भी नहीं आएगा, बिल्कुल सेम काम होगा। लेकिन यहाँ पर सिंटैक्स बढ़ता चला जाएगा और आपको समझने में मुश्किल होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप क्या यूज करें, यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करें। तो आप कहेंगे सर एरो फंक्शन यूज करना है, वो कैसे करें। मैंने कहा ऐसे देखें, एरो फंक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका, आप राउंड ब्रैकेट लगाए, राउंड ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे एक एरो बनाते हैं, एरो के बाद आप बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये रेडी हो गया आपका एरो फंक्शन। अब यहां पर आप आए, यहां पर इसको पैरामीटर दें। पैरामीटर क्या होगा, जाहिर सी बात है पैरामीटर यहाँ पर अगर मेरे पास कराची है तो कराची का आउट कराएगा, कराची आउट कराएगा इसके पैरामीटर पर। ये देखिए कराची का आउट कराएगा इसके पैरामीटर पर, फिर लाहौर उठ जाएगा इसके पैरामीटर पर, इस्लामाबाद उठ जाएगा इसके पैरामीटर पर, कोटा उठ जाएगा इसके पैरामीटर पर। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सारे पैरामीटर को रिसीव करूं तो यहाँ पर एक पैरामीटर दूंगा, मैं पैरामीटर देता लिखता हूँ एलिमेंट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मुसब लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मुसद्दिक लिख सकते हैं, उजैर लिख सकते हैं, अनस लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें। मैं पे आता हूँ एलिमेंट, और एलिमेंट के आगे यहाँ पर आता लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मुझे क्या कंसोल करना है, मुझे एलिमेंट को कंसोल करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एलिमेंट को कंसोल कर देता हूँ, सिंपल। अब देखना जो काम मैं लूप से कर रहा था वही काम किससे करूंगा मैं, इसके फॉर ईच के फंक्शन से। अब यहाँ पर आता हूँ नोट क्लास 3.js, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर सेम काम, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ये क्लियर है फॉर ईच। अच्छा सबके पास स्क्रीन लुक रही है, किसी 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 का मसला ही है। हाँ थोड़ी बहुत तो लैगनेस आती है, स्क्रीन परफेक्ट है ठीक है, किसी किसी का है तो उनके नेट का इशू है ये। एलिमेंट की जगह कुछ भी लिखे, हाँ हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आए यहाँ पर नमान मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं भी लिखता हूँ असद, ठीक है असद। बेसिकली पैरामीटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ जो आप पैरामीटर में लिखेंगे वही चीज आप प्रिंट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ असद, और यहाँ पे मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट क्लास सी डॉट एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर ईच में एरो फंक्शन यूज नहीं होगा, मैं हर जगह एरो फंक्शन यूज करता हूँ। मतलब जहां जहां मुझे फंक्शन बनाना होता है वहां वहां मैं एरो फंक्शन यूज करता हूँ। मैं इस तरीके से फंक्शन नहीं बनाता कि पहले मैं आऊँ फंक्शन लिखूं, फंक्शन का नाम दूं, और फिर बहुत सारे यहाँ पर सिंटैक्स लिखूं। मैं ये नहीं करता, मैं हमेशा एरो फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। अभी जो मैंने आपको एरो फंक्शन पढ़ाया ये तो अभी कुछ नहीं पढ़ाया एरो फंक्शन, अभी तो सिर्फ आपको बनाना सिखाया है। एरो फंक्शन में रिटर्न कैसे करते हैं, एरो फंक्शन को और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंदर, ताकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे, वहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई मसला आता है तो मैं आपके आके वहां पर कंप्यूटर टू कंप्यूटर सॉल्व भी करवा सकता हूँ। तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे क्लास में हम कवर करेंगे। एरो फंक्शन मैं अगेन बता दूं, एरो फंक्शन यार कुछ नहीं है, जैसे एक फंक्शन है, ये देखो इस तरीके से राउंड ब्रैकेट, एक एरो, एक कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा क्या है, एरो फंक्शन है। ये पूरा पूरा क्या है, एरो फंक्शन है। ये एरो फंक्शन एनोनिमस होता है, एनोनिमस और इसका कोई नाम नहीं होता जब तक आप उसको वेरिएबल में स्टोर ना कर दो। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ var, और var लिखने के बाद मैं कहता हूँ फॉर ऑफ, तो यहाँ पर इस वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर हो गया है। अगर मुझे फंक्शन को कॉल कॉल करना होगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा फॉर ऑफ, और यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा फंक्शन को, बस। तो
एरो फंक्शन कोई खास चीज नहीं है। फॉर ईच एरे पर ही यूज होगा और न्यू एरे बनाता है, नहीं अब्दुल कादिर, फॉर ईच जो है वो हमेशा सिर्फ एरे पे ही यूज होता है। ज्यादातर लोग उसको एरे पे ही यूज करते हैं। और फॉर ईच जो है वो न्यू एरे नहीं बनाता, वो सिर्फ आपको एलिमेंट रिटर्न करता है। यानी कि अगर आपके पास एरे बना हुआ होगा तो उसमें से एरे में से आइटम निकाल निकाल के आपको दे रहा होगा। और 99% फॉर ईच जो होता है वो एरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसको दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आप फॉर ईच को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ फॉर ईच को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। जल्दी से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल में लिखता हूँ सबसे पहले मुसब, या मुसब नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। वेरिएबल नेम है, नेम में क्या होगा, सैयद मुसब होगा। ठीक है, सैयद मुसब। अब मैं कहता हूँ कि अब्दुल कादिर मुझे एस अलग प्रिंट करवाओ, वाई अलग प्रिंट करवाओ, ई अलग प्रिंट करवाओ, डी अलग प्रिंट करवाओ, एम अलग प्रिंट करवाओ, इस तरीके से एस, फिर नीचे वाई, फिर नीचे ई, फिर नीचे डी, फिर नीचे आ जाए आप एम। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग को आइट्रेट करना या स्ट्रिंग के अलग अलग पैरामीटर को आप चाहते हैं प्रिंट करना, तो वहां पर भी फॉर ईच इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम डॉट फॉर ईच, जल्दी से नेम डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। एरो फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर इस तरीके से एरो फंक्शन बना दूंगा, सिंपल है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ। अच्छा, इसको नेम को यहाँ पर मैं बताऊंगा नेम क्यों कटा हुआ है, इसको नेम वन कर लेता हूँ, इसको नेम वन कर लेता हूँ, अब मेरे पास ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखूंगा एलिमेंट, और यहाँ पे लिख दूंगा बॉडी के अंदर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम वन। सही है, सॉरी नेम वन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एलिमेंट। ये जो मैंने पैरामीटर में लिखा है वही लिखूंगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं करता हूँ क्लियर, टीएलएस क्लियर हो चुका है। नोड ऐप थ्री डॉट क्लास थ्री डॉट जेएस एंटर प्रेस करूंगा, तो फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। नेम वन पे स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। मुझे तो अप्लाई करना है, तो नेम वन डॉट फ्रॉम, तो लाजमी आप करके देखेंगे हम वार। और वार यहाँ पर करते हैं यहाँ पर नेम्स कर लेते हैं इसको, और इस नेम्स को यहाँ पर करता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं हम, अब एरर आता है नहीं आता है, अभी भी एरर आ रहा है फ्रॉम में। नेम वन डॉट फ्रॉम, फ्रॉम इज नॉट अ फंक्शन, तो एक काम करते हैं, फ्रॉम अगर फंक्शन नहीं है तो इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। हम्म, और अब चला के इसको देखते हैं, अभी भी एरर आएगा, क्योंकि याद कुछ भी नहीं करना होता। एक मैं यूज देखता हूँ यहाँ पर कि फ्रॉम कैसे यूज करते हैं। फ्रॉम यूज इन जावास्क्रिप्ट हैरे डॉट फ्रॉम, इस तरीके से आप करते हैं। चलो ठीक है भाई, हम इस तरीके से कर लेते हैं इसको। मैं इसी तरीके से इसको कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी मसला आ रहा था। चले खैर, हम इसको क्लास में देख लेंगे। फ्रॉम क्या करता है उसको मैं पढ़ा भी दूंगा, और फिर हम उसको क्लास में देख लेंगे। अगर मुझे एरे को आइटरेट करना है तो मैं एरे को आइटरेट करने के लिए भी वहां पर फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ स्ट्रिंग पे आइटरेट हो जाती है हमारे फॉर ईच से, लेकिन ज्यादातर इसको एरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं चीज को यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि ज्यादा जो लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो, और वो यहाँ तक स्टक रहे, काफी है, बेहतर है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक और टॉपिक है, इसको जरा मैं रोकता हूँ। रोकने के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्लाइस का और स्प्लाइस का। ठीक है, स्लाइस और स्प्लाइस बहुत मेन टॉपिक है।
तो इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं, स्लाइस और स्प्लाइस को जल्दी से। शिफ्ट हमने देख लिया, अनशिफ्ट हमने देख लिया, ये स्प्लाइस। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास स्प्लाइस मौजूद है, तो स्प्लाइस क्या कर रहा है, यूज द स्प्लाइस मेथड टू इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट एनीवेयर इन एन एरे। जैसे आपने पूछा था मुझसे सवाल कि अगर सर हम यहाँ पर शुरू में एरे में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं और लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, अगर मैं चाहता हूँ एरे के बीच में इंसर्ट करना, तो वहां पर मैं किस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं एरे में कहीं पे भी एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे स्प्लाइस का। और अगर आप चाहते हैं डिलीट करना, तो वहां पर आप यूज करेंगे स्लाइस का। कैसे, जरा मैं दिखाता हूँ। नीचे पीछे आता हूँ यहाँ पर। स्लाइस मतलब क्या होता है, डिलीट करना, और स्प्लाइस का मतलब होता है कहीं भी एरे में ऐड कर देना। ये काम कैसे करता है, जरा इसको देखिएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये सिटीज है, ठीक है। मैं कहता हूँ सिटीज डॉट स्लाइस, सिटीज डॉट स्लाइस, और स्लाइस के बाद यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 1,3, ठीक है। और इसको मैं काम करता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ न्यू एरे के वेरिएबल में, ठीक है, न्यू एरे। और यहाँ पर आता हूँ नीचे, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद सिटीज लिख देता हूँ, जो मेरे पास एरे था उसी को प्रिंट करवा देता हूँ। और इसके साथ साथ न्यू एरे को भी प्रिंट करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ न्यू एरे को। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू एरे में प्रिंट कर देता हूँ। सही है सर, फॉर इससे पहले स्प्लिट लगेगा। हाँ, मैं उसको देख लूंगा क्लास के अंदर, अभी फिलहाल वो मेरा टॉपिक नहीं था ना स्ट्रिंग वाला, तभी मैंने उसको हटा दिया है। जब मैं स्ट्रिंग के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये फॉर ईच के लूप को आराम से लगा के दिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल स्ट्रिंग के ऊपर मैं काम नहीं कर रहे, अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो है एरे के ऊपर। तो हम आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है, सिटीज डॉट स्लाइस 1,3 न्यू एरे लिख दिया मैंने, सिटीज लिख दिया, ठीक है। पहले हम इसका देखते हैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है, फिर हम इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले सीएलएस करता हूँ। सीएलएस करना यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नोड क्लास 3.js, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद हट गया, और यहाँ पर उसने मुझे क्या किया, लाहौर इस्लामाबाद को यहाँ पर मुझे उसने पास कर दिया है, ठीक है। तो देखिएगा हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास, इसको मैं नीचे ले आता हूं ताकि समझ सकूं आराम से। चले जी, ये नीचे आ गया है। मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से लाहौर और इस्लामाबाद डिलीट करना है। एरे में से मैं चाहता हूं कि मुझे शुरू में कुछ डिलीट नहीं करना है, मुझे एंड में कुछ डिलीट नहीं करना है, मुझे 20 से डिलीट करना है। और 20 से क्या डिलीट करना है, लाहौर और इस्लामाबाद को। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो 20 से डिलीट करने के लिए, कहीं से भी एरे की किसी भी जगह से डिलीट करने के लिए आप यूज करते हो स्लाइस का। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस पहला नंबर लेता है जहां से आपको डिलीट करना है। मैं कहता हूँ ठीक है, कहाँ डिलीट करना है आपने, मैं कहता हूँ 0 और 1। एक मिनट पेन भी ऑन पेन कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। ये है 0 इंडेक्स, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब यहाँ पर स्लाइस का कहता है, स्लाइस ये कहता है कि आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जहां से डिलीट स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने वो इंडेक्स लिखना है जो इंक्लूड नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जरा सुनिएगा। आपने 1 यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, आपने वो नंबर लिखना है जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं डिलीट करना। और यहाँ पर आप वो नंबर लिखेंगे जो इससे पहले डिलीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 1 और 3 लिखा है। तो आप सोचेंगे सर स्लाइड जो है 1 से लेकर 3 तक डिलीट कर देगा। बिल्कुल ऐसी है, वो डिलीट करेगा, लेकिन 3 तक डिलीट नहीं करेगा, वो 3 से एक पहले तक डिलीट करेगा। 3 जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि 1 है तो ये लाहौर से डिलीट करना स्टार्ट करेगा, और कहां तक डिलीट करेगा, 3 तक, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 ये है कोयटा, तो ये कोयटा को डिलीट नहीं करेगा, कोयटा से पहले वाली चीज को डिलीट करेगा, इस्लामाबाद। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कोयटा भी साथ साथ डिलीट हो जाए, तो कोयटा डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा 4। क्यों लिखूंगा 4, क्योंकि स्लाइस कहता है कि आपको लास्ट में वो नंबर लिखना है जो इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूँ 4, तो इसका मतलब ये है कि 1 डिलीट होगा,
2 डिलीट होगा, 3 डिलीट होगा, 4 इंक्लूड नहीं है तो 4 डिलीट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, स्लाइस स्लाइस स्टार्ट करता है 1 से, और अगर आपने जो लास्ट नंबर किया 4, तो उससे एक पहले को डिलीट कर देता है। यहाँ पर अगर मैंने 4 लिखा है तो इससे एक पहला जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये डिलीट करेगा 1, 2 और 3 को, ये 4 को डिलीट नहीं करता। ये क्लियर है? अगर सिर्फ एक डिलीट करना हो तो बहुत ईजी है। एक डिलीट करना हो, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आप लिख दें 1,1, या सॉरी 1,2 लिख देंगे आप, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है। वो सिर्फ किसको डिलीट करेगा, लाहौर को डिलीट करेगा, दूसरे को डिलीट नहीं करेगा। तो एक डिलीट करने का आप लगाते हो 1,2। और अगर मुझे फैसलाबाद डिलीट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अगर मुझे फैसलाबाद यहाँ पर डिलीट कर दो क्या लिखूंगा, 5,6, 1,4। चलिए ठीक है, मैं 1,4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक मिनट, फैसलाबाद तो इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड होता ही नहीं है। तो 1, सॉरी 0, 1, 2, 3 और 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर फैसलाबाद डिलीट करवाना है तो मैं यहाँ पर आऊंगा 1, और 1 से लेकर कहाँ तक जाऊंगा, 5 तक। तो चेक करते हैं सारा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये। मैं आता हूँ, लिखता हूँ यहाँ से 1 से लेकर 5 तक, जे प्रेस करता हूँ, नोट classy.js। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद आ गया, क्योंकि 5 इंक्लूड है ही नहीं। जब 5 इंक्लूड है नहीं तो कहाँ तक डिलीट करेगा वो, 4 तक डिलीट करेगा। और अगर हाँ, सिर्फ अगर आप चाहते हैं फैसलाबाद को डिलीट करना तो आप यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 4,5। तो 4,5 से क्या होगा, यहाँ पर आए आप, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे लिखें नोट classy.js, एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या आएगा, सिर्फ मेरे पास फैसलाबाद आएगा। करिए यहाँ तक कोई सवाल, स्लाइड समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, एरे के जो टॉपिक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, जिसको ऑन साइट क्लासेस में पढ़ाना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि हम अपनी क्लास में यहाँ पर एंड करें, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, और इसके बाकी जो मेथड्स हैं उस मेथड्स को हम देख रहे होंगे अपनी क्लास में। प्लीज 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 क्लास में कोई क्लास स्किप ना करे, क्योंकि हमारा हर एक जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें बहुत बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और जो टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह वो समझ भी आता है, और उसी के बेस पर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग टॉपिक को स्किप करेंगे तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते चले जाएंगे। क्योंकि मेरे ये टारगेट है कि 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाऊं, जिसके अंदर आपके पास फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सारी चीजें मौजूद होंगी। चले हम टाइम वगैरह जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट अब हमारे पास फरवरी नहीं, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो अब रमजान में होगी ना, तो रमजान में जितना जल्दी हो जाए वो ज्यादा बेहतर रहता है। आप लोगों की टाइमिंग मैंने रमजान की शेयर की थी आई गेस। संडे की जो टाइमिंग होती है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि संडे की हमें कौन सी क्लास रखनी है, कब रखनी है। मैं तकरीबन संडे संडे वाले दिन 8 से 10 फ्री नहीं हूँ, 11 से लेकर मैं फ्री हूँ। तो फिर हम देखेंगे कि रमजान की टाइमिंग जैसे हमारी जल्दी होगी उतना जल्दी हम करेंगे। और ऑन साइट जो क्लास की टाइमिंग है हमारी 4 से 5:30 है। जी बिल्कुल ऐसी है, 4 से 5:30। मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। सुबह 8 से 10 में फ्री नहीं हूँ, मेरी क्लास है सुबह ना 8 से 10। हम फजर की बात रख सकते हैं, मुझे इशू नहीं है। फजर पढ़कर आराम से हम रख सकते हैं अपनी क्लास। चलो हम इसको डिसाइड कर लेंगे क्लास में ही। हाँ हम इसको क्लास में डिसाइड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्लास में हम डिसाइड कर लेते हैं इसको। रात थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है असल में, फिर रात में इबादत करनी होती है, दूसरे भी काम होते हैं। तो चले हम इसको क्लास में डिसाइड कर लेते हैं इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और उम्मीद है बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी, जो चीज़ें समझ में नहीं आई, क्लियर नहीं हुई है, उसको मैं इंशाल्लाह ऑन साइट क्लासेस में कवर करवाता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।